अ, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चा लोग। ठीक है। हम इस लेक्चर में बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। इसकी बात करने वाले हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। इस लेक्चर को देखने के बाद नॉर्मेलिटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इस लेक्चर का हम नेम दे दे रहे हैं लेक्चर नंबर 5। मोलैरिटी के बाद का लेक्चर है नॉर्मेलिटी। जिन लोगों ने और कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ लें। ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। नम या फिर मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी एक एक टॉपिक पता चलेगा इसमें ना कि क्या क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा नॉर्मेलिटी है कि 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट रहेंगे सॉल्यूट के, उसी को हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब सवाल यहाँ से आता है ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाता है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल इसका एक और फॉर्म हम लिख दे रहे हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर हम मिली इक्विवेलेंट लिखें, मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट, तो नीचे हमारा वॉल्यूम किस में हो जाएगा, एज यू नो एमएल में हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, एमएल में। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में है तो हमको मिली इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी का। ठीक है। अब सवाल यहीं से आता है कि मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है। अगर मिली इक्विवेलेंट बात करेंगे तो वॉल्यूम हम एमएल में ले लेंगे। ठीक है। जैसे अगर इसको लीटर में है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे क्या मतलब, अगर एमएल में कोई आंसर यहाँ पर रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई अगर नहीं कर रहे हैं हम तो इसको क्या बोल सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो फार्मूला हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा अभी कि नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है। अब देखो एक्चुअली में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, कई फार्मूला निकलेगा यहाँ से जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो मेन इसका है, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या आता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है। यहीं से इसको इसी ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है। नंबर ऑफ मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो ये एक फॉर्मूला हमारा हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, और ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास, ठीक है, अपॉन एन फैक्टर। यही है जो आपको समझना है, एन फैक्टर। तो
एन फैक्टर पे हम एक और वीडियो बनाने की कोशिश कर देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत समझा देंगे कि एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। लेकिन फार्मूला अभी पकड़ो आप, फार्मूला सिर्फ पकड़ो अभी पहले, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है उसे अभी थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। इतना कह रहा हूँ उतना आप लोग मानो। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, मास, और एक मिनट, हम्म, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इशू। तो मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा यहाँ से, एक और फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास को हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये निकल के आया एक और फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर देखा हमने नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देख लो एक बार, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन आप देख लो फटाक से। यहाँ से भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कैसे ये फॉर्मूले आ गए हैं, रखना पड़ेगा क्या नहीं। अगर आप लोग जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, 11th के स्टूडेंट को भी ये काफी हेल्पफुल है, ठीक है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं, ठीक है, लीटर में। तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल, अभी हमने देखा ऊपर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अभी एन फैक्टर के पीछे मत पड़ो आप लोग, ठीक है, बस अभी फार्मूले को डिराइव करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन फैक्टर इनटू एन फैक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा फार्मूला निकल कर आएगा यहाँ पर नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आ रहा है, ये हमारा बेटा क्या है, मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसमें है, लीटर में है ना। तो मोल्स पर लीटर ये क्या हो जाता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये यहाँ से एक और फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का हमको निकल गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन है, ये आपको और भी अभी 12th में इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स लगाने में आपको, फिर ना कहना कि सर ने बताया नहीं फार्मूला कहाँ से आ गया ये, ठीक है। अब एक और फार्मूला हम आगे डिराइव करते हैं। आपने अभी भी देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये लीटर में है, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। तो इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, कितने फार्मूले निकल रहे हैं, क्या करें बेटा, न्यूमेरिकल में आपको सबकी जरूरत पड़ेगी। नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर,
इंटू वॉल्यूम। तो ये एक और फार्मूला निकल गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। 3 फार्मूले उधर थे, 4 फार्मूला और एक फार्मूला यहाँ पर, 4 फार्मूला इसका निकल के आया। तो हम ओवरऑल इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम का क्या क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल, सब निकल चुका है, एक साथ मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, एक और क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ऊपर हमने कैलकुलेट किया। एक और क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ से हम मोलरिटी, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से लिख देते हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये फार्मूला निकल कर आया, ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का, ये तीसरा फार्मूला और ये चौथा फार्मूला। वॉल्यूम जहां जहां एमएल में अगर रख देंगे तो ग्राम की जगह मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये 4 फार्मूला हमने डिराइव किया। अब इस फार्मूले से हमको मान लो कि अगर 2 फार्मूले को इक्वेट करते हैं तो उसमें 3 चीजें दी रहेंगी, हम चौथी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो इसको अगर हम ऐसे इक्वेट कर दें तो हम इसमें से कोई भी चीजें जो नहीं दी रहेंगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ना कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड इसमें जो भी आपको तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद। हम्म, तो बेटा अब एक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। देखो ये लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जब दो सबस्टेंस को हम रिएक्ट कराते हैं तो जैसे कि मान लो कि एक डिफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरी, ठीक है, जैसे मान लो कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी। ओके बेटा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर हम रिएक्टेंट का रिएक्ट करा रहे हैं दो सबस्टेंस को, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें रिएक्टेंट का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो सब क्या होगा, सब एक दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। यही लॉ कहता है ये। अब ये लॉ बना है, इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डी। ठीक है ना, मतलब सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सबका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। ठीक है ना, सबका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ये याद रखें। और क्या बोलते हैं, मोलरिटी इंटू इन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यही सब लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को। अभी हमने जो भी फार्मूले देखे हैं। और क्या बोलते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू इन फैक्टर। और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर, यही को बोलते हैं। एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और एक क्या बोलते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, समझ में आया, तो सब क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। तो यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, अब नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, इसे बहुत ध्यान से रखना। देखो अब ये सब फार्मूला आपको याद हो गया। अगर कभी भूल गए तो जैसे सीक्वेंस से मैंने बताया है उसी सीक्वेंस में आप उसको डिराइव करके फार्मूला
ला सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, लास्ट में एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मान लो एसिड में एसिड मिला रहे हैं, एसिड में हम एसिड मिला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अलग सा है, अलग होता है जो मैं बताऊंगा अभी। एसिड में एसिड मिला रहे हैं, जैसे ना मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं, ठीक वैसे ही है, वैसे ही है बिल्कुल। बस एन की जगह क्या हो जाएगा, एम की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। देखो, अगर मान लो ये एक सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी क्या है, N1 है और V1 है। ठीक है, और एक और सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी क्या है हमारा, N2 है और V2 है। अब ये मिक्स कर दे रहे हैं, इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जा रही है, N3, और वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, V3। और V3 हमारा क्या है, V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2। अब मान लो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कुछ होगा, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कुछ होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा हमको। ठीक है, मान लो इसका ग्राम इक्विवेलेंट है, ऐसे लिख दो इसको, मान लो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 V1। ठीक है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट N2 V2। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका क्या निकल कर आएगा, पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, N3 V3। ठीक है, अब मिक्स मिक्स कर दिए ना इसको, इन दोनों को सबको ऐड कर दिए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3। तो नॉर्मलिटी यही मिक्सचर की है, यही वॉल्यूम मिक्सचर का है। तो नॉर्मलिटी हमको मिक्सचर के निकालना है, तो N3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2। ये हमारा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर होगा। सिंपल सी बात है, यही फार्मूला आप अप्लाई कर दो, आपको नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। कब, जब सेम मान लो एसिड एसिड मिल रहा है या फिर बेस बेस मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के लिए टाइट्रेशन जो होता है, टाइट्रेशन जो ये बिना क्या होती है, प्रोसेस होती है, उसके लिए हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस रहेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है ना, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं उसको। अब देखो यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड बेस अगर रिएक्शन करेगा, नॉर्मलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सभी को पता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, मतलब एसिड में हम क्या मिला दे रहे हैं, बेस मिला दे रहे हैं, तब नॉर्मलिटी क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर एसिड बेस हम मिला रहे हैं तो एसिड बेस के लिए बेटा क्या होता है, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब पूरी तरह कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को, इसे ध्यान से याद रख लो, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of acid is equal to number of gram equivalent of base। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ऑलवेज ट्रू, इसको आप लोग एकदम बढ़िया से याद कर लो।
जो ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का होगा वो ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बेस का होगा, तभी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो पाएगा, तभी वो क्या हो पाएगा हमारा, वो न्यूट्रल हो पाएगा। ठीक है। अब देखो, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, मान लो कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस, यही ना होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट, अगर मिली इक्विवेलेंट रहेगा तो ये एमएल में रहेगा वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कंप्लीटली, मतलब सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन अगर एसिड रहा तो, ठीक है, सॉल्यूशन एसिडिक रहा, सॉल्यूशन बेसिक रहा, मतलब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो मान लो कि हम एसिड बेस मिला रहे हैं, ठीक है, और एसिड ज्यादा है बेस कम है, उसमें तो न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद भी कुछ रह जाएगा, एसिड रह जाएगा उसमें, अगर बेस ज्यादा है तो बेस बेस रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन के बाद। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, कंप्लीट होगा तो ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक रह जा रहा है, सॉल्यूशन अगर एसिडिक रह जा रहा है, अब एसिडिक कब होगा, देखो 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 देखो, देखो एसिडिक कब होगा, अब जब ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा रहेंगे, जब नंबर ऑफ ग्राम, यहाँ थोड़ा पूरा लिख दे रहे हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, चलो इसको थोड़ा सा रहने दे रहे हैं, ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन का फिर नॉर्मेलिटी जो सॉल्यूशन का आएगा, मतलब एसिड एसिड की नॉर्मेलिटी हम बोलते हैं उसको, क्योंकि सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, जो ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का रहेगा उसमें से ग्राम इक्विवेलेंट बेस को क्या कर देंगे हम, बेस को माइनस कर देंगे, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले न्यूट्रल हो जाएगा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब अगर यही एसिडिक अगर बेसिक रहा, अगर सॉल्यूशन अगर बेसिक रहा, बेसिक कब हो सकता है, जब बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा आएगा हमारा, सॉल्यूशन कैसा आएगा, बेस रहेगा, तो नॉर्मेलिटी हम निकालेंगे बेस की, तो बेस का ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से हम एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये हुआ एसिड और बेस के केस में। एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का टाइम मिल गया तो लगा देंगे, अभी टाइम, चलो देखो, मान लो कि नॉर्मेलिटी हमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, मान लो कि 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 है। ठीक है, इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं, 50 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल NaOH मिला दे रहे हैं। अब इसमें नॉर्मेलिटी पूछा है मिक्सचर की, मिलाने के बाद नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मिल एमएल में है ना, तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, मान लो मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ऑफ H2SO4 कैसे होगा, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी,
N इंटू वी होता है ना, N इंटू वी, और ये V क्या है, इसमें ml में है, तो नॉर्मलिटी कितनी है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 10, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का हो गया। इस क्वेश्चन से ही आपको भी जो मैंने कॉन्सेप्ट पीछे बताया है वो क्लियर हो जाएगा। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, देखो एसिड बेस है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, लेकिन पहले ग्राम इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एसिड का था, ये एसिड का था, अब यहाँ नॉर्मलिटी जो रहेगी बेस की, और नॉर्मलिटी जो रहेगी, सॉरी वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम भी क्या रहेगा हमारा बेस का। तो नॉर्मलिटी कितना दिया यहाँ पर 0.25, वॉल्यूम कितना दिया है हमारा 50 ml, वॉल्यूम कितना दिया है 50 ml, तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर आएगा 12.5। अब मैंने बताया है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे मैं भी यहाँ पर आगे बताऊं आपको। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो 12 पॉइंट, मतलब NaOH कितना लेफ्ट हो जाएगा, अरे फॉर न्यूट्रलाइजेशन मतलब H2SO4, ठीक है, H2SO4 एंड NaOH, ठीक है, इसका कैलकुलेट करके आया 12.5, ठीक है ना, और इसका कैलकुलेट करके आया ग्राम इक्विवेलेंट 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल होना चाहिए ना न्यूट्रलाइजेशन के लिए, बच जाएगा कितना मिली इक्विवेलेंट, लेफ्ट कितना हो जाएगा NaOH का, NaOH बचेगा सॉल्यूशन में, क्योंकि देखो यहाँ पर बेस ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा हमारा, NaOH यहाँ पर क्या करेंगे लेफ्ट, कितना बचा है NaOH 12.5 था, अब 10 उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 न्यूट्रलाइजेशन में चला गया, ठीक है, क्योंकि 10 है यहाँ पर, इसमें से 10 10 क्या चला जाएगा, इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच जाएगा कितना 2.5, ठीक है। अब सॉल्यूशन में 2.5 इक्विवेलेंट है, ठीक है बेस के, तो नॉर्मलिटी हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी ऑफ बेस, जो अभी हम नॉर्मलिटी ऑफ लिखे थे फार्मूला NaOH, अब वो फार्मूले में तो पुट करना ही मतलब माइनस करना ही नहीं, पहले ही माइनस कर दिए हम, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2.5 जो बेस का है, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 150, एसिड और बेस दोनों का वॉल्यूम, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.0167। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आपको फार्मूला पता चल गया यहीं से, मान लो कि बेस ज्यादा है, इसका मतलब आपने ऐसे फार्मूला जो अभी डिराइव किया था कि बेस का नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है एसिड से, तो क्या फार्मूला था NB माइनस, सॉरी NB VB माइनस NaVA, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से पुट कर दो, मतलब इसका कितना निकल गया है 12.5 माइनस 10, और टोटल कितना आया 150, तो वही बात हो गई फिर, ठीक है ना, डायरेक्ट हम ये रख सकते हैं 2.5 अपॉन 150, ठीक है, अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.0167, यही आंसर आ गया, मतलब हमको देखो क्या किए हम इसमें, फिर से देख लो इस क्वेश्चन, कैलकुलेट, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, अब वही ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला जो रहेगा उसको अगर नॉर्मलिटी वॉल्यूम मोलरिटी इंटू एन फैक्टर और इंटू वॉल्यूम से भी हम निकाल सकते हैं, अगर मोलरिटी दी रहे, ठीक है, एन फैक्टर हमको पता रहेगा तो
तो 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है H2SO4 का, इसमें मिला दिए हम। तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, मिली इक्विवेलेंट एमएल में है तो हमारा 10 आ गया, इसका एसिड का 10 आ गया, बेस का कैलकुलेट कर लो। अब उसमें से इक्वल रहेंगे तो न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगे, जो बचेंगे सॉल्यूशन, अगर एसिड बच रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेस बच रहा है तो सॉल्यूशन बेस होगा। तो उसी की नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं फ़ॉर्मूले से, ठीक है ना? और फ़ॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? यही ना है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट बचा है हमारा, NaOH है उसमें, और टोटल वॉल्यूम। यहाँ से कैलकुलेट करो, या तो हमको पता चल गया पहले से क्या ज़्यादा है, फ़ॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही। एन फैक्टर देख लो, थोड़ा-सा देख लो एन फैक्टर के बारे में। वैसे तो एन फैक्टर थोड़ा-सा आप लोग देख लो, ठीक है? देखो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर भी होता कहते हैं इसको। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है? देखो अगर मान लो कोई एसिड है, एसिड बेस के बारे में बस बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? मान लो कोई एसिड है, ठीक है? एन फैक्टर ऑफ एसिड, मान लो HCl है, ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और Cl माइनस। तो जितना हाइड्रोजन एसिड एसिड क्या देगा, H प्लस जितना देगा, H प्लस जितना देगा उसी को हम एन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है? तो ये एक H प्लस दे रहा है, तो HCl का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? HCl का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो H2SO4 है, H2SO4, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? मान लो कि अगर ऐसे इक्वेशन क्वेश्चन में अगर इक्वेशन खुद दी है तो हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे, नहीं तो इसका तो एन फैक्टर 2 ही हम लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ये 2, ठीक है? एन फैक्टर। अब मान लो यही अगर लिखा हुआ है, इक्वेशन अगर ऐसे लिखी हुई है H प्लस और HSO4 माइनस, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया ना? एसिड जितना हाइड्रोजन आयन देगा, उसका वो एन फैक्टर होगा, ठीक है? मतलब उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है ना? जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है एक मॉलिक्यूल में, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। जितना OH डिस्प्लेसेबल होता है, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तो ये तो एसिड का हो गया। अब अगर हम बेस का कैलकुलेट करना है, ठीक है? मान लो यहाँ पर कुछ बेस लिख दे रहे हैं। मान लो NaOH है, ठीक है? तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? कितना OH आयन देगा ये? 1 देगा, एन फैक्टर 1 हो गया, ठीक है? अब मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके पास कितना OH आयन है, ठीक है? तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? कितना OH है इसके पास? एन फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है? बाकी तो आपको रिएक्शन देख के पता करना पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेटेड रहेगी तो कितना हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो, कितना OH आयन दे रहा है। जैसे एसिटिक एसिड है तो उसके उसका एन फैक्टर कितना है? एसिटिक एसिड मान लो CH3 COOH, ये ये माइनस होगा, सॉरी ये प्लस होगा और ये वाला माइनस। एक एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। एन फैक्टर 1। तो अब पता चला आपको एन फैक्टर के बारे में, ठीक है? और भी होता है एन फैक्टर, जैसे कि मान लो अभी, चलो थोड़ा-सा और बता दे रहे हैं इसके बारे में। देखो, अगर मान लो अ, यहाँ पर मैग्नी पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ठीक है? KMnO4, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है हमारा Mn2+, ठीक है?
एसिडिक मीडियम में देखो क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग-अलग तरीके से ये डिसोसिएट होता है, ठीक है? एसिडिक मीडियम में होता है ये बेसिक मीडियम में क्या होता है हमारा MnO4 माइनस, बेसिक मीडियम में बनता है MnO2, ठीक है? और न्यूट्रल न्यूट्रल में बनता है ये न्यूट्रल में बनता है हमारा, सॉरी, न्यूट्रल में होता है, ठीक है? न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे तो उसको, और अगर इसको बेसिक मीडियम में अगर हम डालते हैं MnO4, तो ये हमारा कन्वर्ट होता है MnO4 2 माइनस, ठीक है? तो यहाँ से देखो, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 है कि नहीं? 4 2 8 माइनस 1 प्लस 6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर? 4 2 8 माइनस 2 प्लस 6, ठीक है? अब यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7, इसका +7, सबका +7 है, ठीक है? तो यहाँ से कितना हो रहा है? +2, और यहाँ +7 से कितना हो रहा है? 2 टू ज़ 4 -4 उधर जाएगा तो +4, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? अ, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यहाँ पर? +7 है, +2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन हुआ है, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, बाय 1 मोल, तो उसको भी हम एन फैक्टर बोलते हैं। एन फैक्टर यहाँ पर कितना होगा? 5, ठीक है? अब यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? +7 है, +7 से +4 हो रहा है, ठीक है? मतलब एन फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया? +7 से +6 हो रहा है, एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो मान लो कि पोटेशियम परमैंगनेट है, अगर उसको एसिडिक मीडियम में दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम में लिखा है तो एन फैक्टर 5 लेंगे उसका। अगर न्यूट्रल लिखा है तो एन फैक्टर हम 3 लेंगे, और MnO4 लिखा जैसे कि अगर एसिडिक बेसिक मीडियम लिखा है, अगर यहाँ देखो मीडियम लिखना भूल गए हम, बेसिक मीडियम अगर लिखा है तो एन फैक्टर हम क्या बोल देंगे? 1, ठीक है ना? अब यहाँ से देखो एक तो ट्रिक याद कर लो इसको आप लोग, BAN, बैन, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। तो बेसिक में कितना है? 1 है, और एसिडिक में कितना है? 5 है, और न्यूट्रल में कितना है? 3 है। तो 153, बैन 153, 153 नंबर को बैन कर दो भाई। बेसिक में देखो कितना है? बेसिक में कितना है? इन फैक्टर 1 है, न्यूट्रल में कितना है? 3 है, तो न्यूट्रल में हमने 3 लिखा। एसिडिक में कितना है? 5 है, एसिडिक में हमने 5 लिखा, ठीक है? क्लियर हुआ ये आपको? तो ये हमारा इन फैक्टर हो गया ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 1 मोल, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मोल। चलो इन फैक्टर पे इतना ही। अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं ना, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा ये।